हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज क्लास 10th के जैव प्रक्रम जो चैप्टर आपका चल रहा है, इसमें उत्सर्जन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और पिछले वीडियोस में बाकी सारे चीज़ों के बारे में हमने पढ़ रखा है। ठीक है। तो जो अभी तक आप लोग नए अगर हैं तो पिछली वीडियोस को आप लोग देखकर ही इसे देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आने वाला है। तो चलिए उत्सर्जन तंत्र के बारे में समझते हैं। लिखा है, हम चर्चा कर चुके हैं कि जीव प्रकाश संश्लेषण द्वारा श्वसन में जनित वर्ज्य गैसों से कैसे छुटकारा पाते हैं। आप अभी देखे हैं कि मतलब प्रकाश संश्लेषण जो इससे हो रहा था तो उसमें ऑक्सीजन वो कैसे निकाल रहा था और वो कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप में कैसे वो अपने आप को ग्रहण करने के लिए ले रहा था। तो सब बातें हो चुकी हैं। ठीक है। अन्य उपापचयी क्रियाओं में जनित नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निकलना आवश्यक है। वह जैव प्रक्रम जिसमें इन हानिकारक उपापचयी वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन होता है उत्सर्जन कहलाता है। कहने का मतलब जो भी आपके शरीर या बॉडी में जो हानिकारक पदार्थ हैं वो जो निकलते हैं उन्हीं को हम लोग उत्सर्जन मतलब निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। एक क्रिया जो होती है हानिकारक पदार्थों को निकालने की जो प्रक्रिया है उसी को हम लोग उत्सर्जन बोलते हैं। विभिन्न जंतु इसके लिए विविध युक्तियाँ करते हैं और बहुत सी एक कोश की जीव इन अपशिष्टों को शरीर की सतह से जल में विसरित कर देते हैं। कहने का मतलब कि विभिन्न जंतु इसके लिए विविध युक्तियाँ करते हैं। बहुत से जंतु अलग अलग प्रकार से निकालते हैं इस अपशिष्ट पदार्थ को, और बहुत से जो जीव होते हैं छोटे एक कोश की जो जीव होते हैं वो शरीर की सतह से जल में विसरित कर देते हैं। जैसे अमीबा वगैरह हैं तो ये लोग अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को निकाल के पानी में ही छोड़ देते हैं। ठीक है। तो देखिए विसरित कर देते हैं। जैसा हम अन्य प्रक्रम में देख चुके हैं कि जटिल बहुकोश की जीव इस कार्य को पूरा करने के लिए विशिष्ट अंगों का उपयोग करते हैं, और जो बहुत बड़े बड़े जीव हैं उनके लिए एक विशेष अंग ही बना हुआ है जिससे वो उसका क्या करते हैं, अपशिष्ट पदार्थों का त्याग करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये आपको दिख रहा होगा फिगर। ठीक है, चलिए समझते हैं। मानव में उत्सर्जन, मानव के उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ा वृक्क, एक जोड़ा क्या होता है, वृक्क होता है। ठीक है। एक जोड़ा वृक्क कहने का मतलब ये किडनी, वृक्क मतलब क्या होता है, किडनी होता है, इसको समझिएगा। और एक मूत्रवाहिनी, इस पे भी क्वेश्चन बन चुका है कितने जोड़ा वृक्क होता है, कितनी मूत्रवाहिनी होती है सब। एक मूत्रवाहिनी जोड़ा नहीं लगाना, एक मूत्रवाहिनी ये। ठीक है। यहाँ सॉरी ये मूत्रवाहिनी है जिसमें से आगे बढ़ते हैं। यही कहते हैं मूत्रवाहिनी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक मूत्राशय, वो भी आप देख सकते हैं, ये मूत्राशय। एक मूत्र मार्ग, वही ये मूत्र मार्ग है। ठीक है। होता है। वृक्क उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं। ये रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ पीछे साइड से आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, होते हैं यहाँ पर। वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी में होता हुआ, वृक्क में जब मूत्र बन जाता है तो मूत्रवाहिनी द्वारा, किसके, मूत्रवाहिनियों द्वारा इसमें क्या कहते हैं, मूत्राशय में आके इकट्ठा होता है। तो यहाँ पर लिखा होगा कि वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी में होता हुआ मूत्राशय में आ जाता है तथा यहाँ तब तक एकत्र रहता है जब तक कि मूत्र मार्ग से यह निकल नहीं जाता। जब तक यहाँ इकट्ठा रहता है, जब तक आप मूत्र मार्ग से इसको बाहर नहीं निकाल देते तब तक वहीं पर इकट्ठा रहता है। मूत्र किस प्रकार तैयार होता है। मूत्र बनाने का उद्देश्य रुधिर में से वर्ज्य पदार्थों को छानकर बाहर करना है। तो मूत्र बनाने का उद्देश्य क्या है कि रुधिर में जो भी अपशिष्ट पदार्थ इकट्ठे हो जाते हैं उसको छान करके बाहर निकालना होता है। फुफ्फुस में CO2 रुधिर से अलग हो जाता है। फुफ्फुस में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे मैंने बताया था कि वहाँ पर आपका फेफड़े में कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है, जबकि नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ जैसे यूरिया आपका हो गया या यूरिक अम्ल हो गया वृक्क में रुधिर से अलग कर लिए जाते हैं। तो वृक्क में, यहाँ पर वृक्क में जो है जो नाइट्रोजनी पदार्थ होता है वो यहाँ निकाला जाता है।
ठीक है। तो यूरिक अम्ल वृक्क से में रुधिर से अलग कर लिए जाते हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वृक्क में आधारी निस्यंदन एकक फुफ्फुस की तरह ही बहुत पतली भित्ति वाली रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा होता है। वृक्क में प्रत्येक केशिका गुच्छ एक नलिका के कप के आकार के सिरे के अंदर होता है। तो थोड़ा सा मैं इसको सही कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें दिखें। ठीक है, दिख रही होंगी चीज़ें आपको। चलिए, अच्छा, एक नलिका के कप के आकार के सिरे के अंदर होता है। यह नलिका छने हुए मूत्र को एकत्र करती है। प्रत्येक वृक्क में ये जो नलिका होती है छने हुए मूत्र को एकत्र करती हैं। प्रत्येक वृक्क में ऐसे, मतलब अध्ययन कर लीजिए यहाँ पर एक बार फिगर का भी, फिर उसके बाद आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि धमनी और सिरा होता है। धमनी में शुद्ध रक्त फ्लो करता है इसलिए ये लाल है, और सिराओं में अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो ब्लड बहता है इसलिए वो नीली बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वृक्क आपका है, बायां वृक्क है, दायां वृक्क है। ठीक है, ये बायां और ये दायां। बाएं वृक्क सिरा, ये देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिखेगा कि बायां वृक्क थोड़ा सा ऊपर होता है, दायां वृक्क थोड़ा सा नीचे होता है। और ये आपका रहा महाधमनी, ये देख सकते हैं महाधमनियाँ हैं सब। और बाईं मूत्रवाहिनी, तो ये मूत्रवाहिनी है। लेकिन यहाँ पर एक बात तो इन्होंने बोला है कि एक मूत्रवाहिनी यहाँ पर, ठीक है, तो वही मैं कन्फ्यूजन में था कि एक जोड़ा वृक्क एक मूत्रवाहिनी, एक मूत्रवाहिनी इन्होंने बोला है। तो यहाँ पर बाईं मूत्रवाहिनी है, ये दाईं मूत्रवाहिनी है। तो इसको ज़रा आप सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, ये गलत लगता है यहाँ पर लिखा है, तो मैं ही सर्च करके अगले दिन आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए, दिख तो रही यहाँ पर दो हमको, लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक बता रखी है। तो महाशिरा यहाँ पर देख सकते हैं, मूत्राशय ये आपका मूत्र मार्ग भी यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ लिखा है प्रत्येक वृक्क में ऐसे, तो प्रत्येक वृक्क में ऐसे अनेक निस्यंदन एकक होते हैं जिन्हें वृक्काणु यानी नेफ्रॉन कहते हैं, यानी नेफ्रॉन कहते हैं, जो आपस में निकटता से पैक रहते हैं और प्रारंभिक निस्यंदन में कुछ पदार्थों जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और प्रचुर मात्रा में जल रह जाते हैं। जैसे जैसे मूत्र इन नलिका में प्रवाहित होता है, इन पदार्थों का चयनित पुनर्वशोषण हो जाता है। जल की मात्रा पुनर्वशोषण शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा पर है तथा कितना विलेय वर्ज्य उत्सर्जित करना है पर निर्भर करता है। प्रत्येक वृक्क में बनने वाला मूत्र एक लंबी नलिका मूत्रवाहिनी में प्रवेश करता है जो वृक्क को मूत्राशय से जोड़ती है। मूत्राशय में मूत्र भंडारित रहता है जब तक कि फैले हुए मूत्राशय का दाब मूत्रमार्ग द्वारा उसे बाहर न कर दे। मूत्राशय पेशी होता है, अतः यह तंत्रिका नियंत्रण में है। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। परिणाम स्वरूप हम प्रायः मूत्र निकासी को नियंत्रित कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें नेफ्रॉन जो आपका है वृक्काणु से बना हुआ है। ठीक है, वृक्क जिसे नेफ्रॉन बोलते हैं वो सबसे बना हुआ है और इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। थोड़ा सा हम इस फिगर का भी अध्ययन कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा है संग्राहक वाहिनी, जिसमें मूत्र संग्रहित होता रहता है और मूत्राशय में जाके एकत्रित होता है। ठीक है, वृक्क धमनी इसमें है और वृक्क सिरा भी है और सारी चीज़ें यहाँ पर इसको दे रखी हैं, तो इसे आप समझिए। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, कृत्रिम वृक्क। जो कृत्रिम वृक्क कहने का मतलब जो आजकल लगाए जा रहे हैं, जिसे अपोहन भी बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए, उत्तरजीविता के लिए वृक्क जैव अंग है। कैसा अंग है? जैव अंग।
कई कारक जैसे संक्रमण, आघात या वृक्क में सीमित रुधिर प्रवाह वृक्क की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। यह शरीर में विषैले अपशिष्ट को संचित कराता है, जिससे मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है ना। तो वृक्क की अक्रिय होने की अवस्था में कृत्रिम वृक्क का उपयोग किया जाता है। जैसे अब वृक्क आपका खराब हो गया तो उस समय आपको एक्स्ट्रा वृक्क लगाया जा सकता है। एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा यानी डायलिसिस द्वारा, अपोहन मतलब डायलिसिस द्वारा निकालने की एक युक्ति है। क्या है? वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा निकालने की एक युक्ति है। कृत्रिम वृक्क बहुत सी अर्धपारगम अस्तर वाली नलिकाओं से युक्त होती है। अर्धपारगम अस्तर वाली, बहुत ही महीन जिसे बोलते हैं, नलिकाओं से युक्त होती हैं। यह नलिकाएं अपोहन द्रव से भरी टंकी में लगी होती हैं। इस द्रव का परासरण दाब रुधिर जैसा ही होता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजनी अपशिष्ट नहीं होता है। नाइट्रोजनी अपशिष्ट नहीं होता इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजनी अपशिष्ट नहीं होता है। रोगी के रुधिर को इन नलिकाओं से प्रवाहित कराते हैं। इस मार्ग में रुधिर से अपशिष्ट उत्पाद विसरण द्वारा अपोहन द्रव में आ जाते हैं। शुद्धिकृत रुधिर वापस रोगी के शरीर में पंपित कर दिया जाता है। यह वृक्क के कार्य के समान है, लेकिन यह अंतर है कि इसमें कोई पुनर्वशोषण नहीं। प्रायः एक स्वस्थ वयस्क में प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निस्यंदन वृक्क में होता है। यद्यपि एक दिन में उत्सर्जित मूत्र का आयतन वास्तव में 1 या 2 लीटर है, क्योंकि शेष निस्यंदन वृक्क नलिकाओं में पुनर्वशोषित हो जाता है। तो कहने का मतलब डायलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर क्या होता है कि भाई जो कार्य हमारे इस वृक्क का है यानी किडनी का है, वो कार्य आपका किसी एक नस से खून को निकाल करके उसमें से नाइट्रोजनी युक्त जो पदार्थ होते हैं उसको निकाल के फिर से इसको आपको आपकी उसी नस में चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो उसमें से नाइट्रोजनी जो है आपका नाइट्रोजनी जो पदार्थ है, खराब जो भी अपशिष्ट पदार्थ है, उन सबको निकाल के फिर से आपको ब्लड वही चढ़ा दिया जाता है। ये बहुत ही मतलब एक तरीके का है प्रोसेस। ठीक है, तो आप इसको समझिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं। अब पादपों में उत्सर्जन के बारे में समझेंगे। पादप में किस प्रकार से उत्सर्जन होता है, वे सब अपना कैसे मतलब मलमूत्र त्यागती हैं, उसके बारे में समझते हैं। तो दिख रहा होगा आपको। ठीक है, पादप उत्सर्जन के लिए जंतुओं से बिल्कुल भिन्न युक्तियाँ प्रयुक्त करते हैं। जो पादप होते हैं वो और ही अलग मतलब अलग प्रकार की क्रियाएं करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में जनित ऑक्सीजन भी अपशिष्ट उत्पाद कहीं जा सकती हैं। जैसे अब इनके लिए तो ऑक्सीजन जो है भाई मतलब पादपों के लिए ऑक्सीजन अपशिष्ट पदार्थ हुआ। तो आप जानते हैं कि अपशिष्ट पदार्थ मतलब ऑक्सीजन को ये लोग कैसे निकालते हैं, रंध्रों द्वारा ये सब क्या करते हैं, ऑक्सीजन को निकाल देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं। तो इनके लिए ऑक्सीजन क्या है, मतलब एक तरीके का अपशिष्ट उत्पाद है। हाँ, लेकिन हमारे लिए ज़रूरी चीज़ें हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि पौधे ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। ये भी बातें हो चुकी हैं कि कैसे वो सब व्यवहार करते हैं, क्या करते हैं। वे अतिरिक्त जल से वाष्पोत्सर्जन द्वारा छुटकारा पा सकते हैं। पादपों में बहुत से ऊतक मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। ये भी बात हो चुका कि पादप बहुत से मृत कोशिकाओं से बने हुए हैं और वे अपने कुछ भागों जैसे पत्तियों का क्षय भी कर सकते हैं। पत्तियों का क्षय होता ही, आप देख रहे हैं, बसंत ऋतु आती है तो फिर उसके बाद पतझड़ में उन लोगों का पहले हो जाता है, सब पत्तियां झड़ जाती हैं, तो पत्तियों का ये क्षय कर सकते हैं। बहुत से पादप अपशिष्ट उत्पाद कोशिकीय रिक्तिका में संचित रहते हैं। पौधों से गिरने वाली पत्तियों में भी अपशिष्ट उत्पाद संचित रहते हैं। अन्य अपशिष्ट उत्पाद रेजिन तथा गोंद के रूप में विशेष रूप से
रूप से पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। तो कुछ अपशिष्ट पदार्थ जैसे गोंद वगैरह के रूप में भी निकाले जाते हैं, ठीक है, पेड़ पौधे द्वारा। पादप भी कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास की मृदा में उत्सर्जित करते रहते हैं, ठीक है। तो ये सब पादप के कार्य हैं। और अंगदान के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। अंगदान क्या है? देखिए, लिखा है कि अंगदान एक उदार कार्य है। कैसा कार्य है? उदार कार्य, जिसमें किसी ऐसे व्यक्ति को अंगदान किया जाता है जिसका कोई अंग ठीक से कार्य ना कर रहा हो। यह दान दाताओं और उनके परिवार वालों की सहमति द्वारा किया जा सकता। अंग और ऊतक दान में दानदाता की उम्र व लिंग मायने नहीं रखता है। अंगदाता का यहाँ पर उम्र और लिंग मायने नहीं रखता, या पुरुष है या महिला है। प्रत्यारोपण किसी व्यक्ति के जीवन को बचा या बदल सकता है, बचा सकता है या बदल सकता है। ग्राही के अंग खराब अथवा बीमारी या चोट की वजह से क्षतिग्रस्त होने के कारण अंग प्रत्यारोपण आवश्यक हो जाता है। अंगदान में किसी एक व्यक्ति दाता के शरीर से शल्य चिकित्सा द्वारा अंग निकालकर किसी अन्य व्यक्ति ग्राही के शरीर में प्रत्यारोपित किया जाता है। सामान्य प्रत्यारोपण में कॉर्निया, गुर्दे, दिल, यकृत, अग्नाशय, फेफड़ा, आंत और अस्थि मज्जा शामिल है। तो मतलब गुर्दा भी निकाल सकते हैं, दिल भी, यकृत भी, अग्नाशय भी, फेफड़ा भी, आंतें भी निकाली जा सकती हैं और अस्थि मज्जा भी निकाला जा सकता है, शामिल है ये सब। अधिकांशतः अंगदान व ऊतक दान दाता की मृत्यु के ठीक बाद होते हैं, ठीक है, मरने के बाद ही अंगदान दिया करते हैं। या जब डॉक्टर किसी व्यक्ति के मस्तिष्क को मृत घोषित कर देता है, या तो किसी व्यक्ति का मस्तिष्क खत्म हो जाता है, मतलब वो एकदम पैरालाइज हो जाता है, खत्म, मतलब कुछ कर ही नहीं पाता है मस्तिष्क का यूज, तब आप उसको मतलब उसके पार्ट्स को निकलवाने के लिए आप कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ अंगों जैसे गुर्दे, यकृत का कुछ भाग, फेफड़े इत्यादि और ऊतकों का दान दाता के जीवित होने पर भी किया जा सकता है। कुछ जैसे गुर्दे, यकृत, ये सब जो है आप जीवित रहेंगे तो भी आप दान दे सकते हैं। जैसे गुर्दे, यकृत, कुछ भाग, फेफड़े इत्यादि और ऊतकों का दान दाता के जीवित होने पर भी किया जा सकता है। किडनी आपका जो है आप जीवित रहेंगे तो भी एक निकलवा के दे सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो ये चैप्टर यहीं पर अब समाप्त होता है। लाएंगे अब आपके लिए एक नेक्स्ट अच्छा चैप्टर, जिसमें हम लोग बायोलॉजी भी कर चुके हैं एक, और एक केमिस्ट्री भी कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग एक आपको फिजिक्स में एक चैप्टर कराएंगे, ठीक है। ऐसे ही एक एक चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे और इस एनसीईआरटी को कवर करेंगे, ठीक है। तो तब तक पढ़ते रहिए, और आपको सेशन अगर अच्छा लगता है तो सेशन को शेयर भी किया करिए, लाइक तो ज़रूर किया करिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।